नमस्कार। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमने 9th क्लास का कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का जो चैप्टर है वो हमने शुरू किया हुआ है और अभी तक के इस सफ़र में हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं वो मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट में दिया हुआ है। हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा कि संविधान क्या होता है, व्हाट वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। Then we have gone through what are the need of constitution, why constitution is considered much important thing for a country, whether it is a democratic country or any other form of government. In the absence of constitution, we cannot imagine the existing of a country. Then we have taken one example of African continent, South Africa. उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से वाइट रूलर्स ने, लोकल रूलर्स ने जो नेटिव वहाँ के लोग थे उनका किस तरह से एक्सप्लोटेशन किया, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया, अपार्थीड क्या होता है, नस्ल भेद जो नीति होती है, वहाँ की सोसाइटी किस तरह से डिवाइडेड थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का साउथ अफ्रीकन कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाने में क्या योगदान था। नेल्सन मंडेला ने किस तरह से अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश को समर्पित कर दिया और अंततः वो विजयी हुए और जो साउथ अफ्रीका है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में जाना जाता है। फिर हमने बात किया कि किस तरह से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करके, बना करके ऐसा संविधान दुनिया के सामने रखा जिसका पूरे विश्व में जिसकी तारीफ़ की जाती है, जिसमें सोसाइटी के तीनों तबकों का ध्यान रखा गया। ये सारी बातें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में की थी। सबसे पहले आपको इनको गो थ्रू करना है, उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैं उस लेक्चर का लिंक आपको यहाँ ऊपर भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप पाएंगे। आप जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का, डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऊपर आप क्लिक करके पहले उसको पढ़ेंगे। उसके बाद सफ़र के अगले पड़ाव पर हम लोग चलते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे, जो इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से भारत के संविधान को तैयार किया गया, संविधान की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से हुई, कितने लोगों ने उसमें योगदान दिया, किन किन लोगों को क्या पद दिया गया, और संविधान में खास करके जो प्रियम्बल प्रस्तावना है, जो फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके क्या मतलब है। तो हम अपना चैप्टर यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें हम दो बातों का डिस्कस करेंगे कि जब संविधान बनाने की जिम्मेवारी भारत को सौंपी गई, हमें विदित है, हमें मालूम है कि भारत एक कॉलोनी था, एक उपनिवेश था अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने हमारे भारतवर्ष पर कई वर्षों तक राज किया। उन्होंने भी बहुत सारे कानून बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया को कैसे गवर्न किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक देश को चलाने के लिए चाहे कैसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब उन्हें यह आभास हुआ कि अब भारत को नियंत्रण में करना स्वाभाविक या पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो उन्होंने भारत को कहा कि आप अपना संविधान बना करके तैयार करें। जब संविधान बनाने की बारी आई तो भारतवर्षियों के सामने कुछ समस्याएं थीं। पहले हम उन समस्याओं को देखेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है या जो भारत के संविधान निर्माता हैं उनके सामने किस तरह की समस्याएं थी। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है, ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री। ज्योग्राफी के पहले अध्याय में हमने बात किया था साइज एंड लोकेशन में कि जो भारत है वो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। उसके ऊपर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो कहने का ये अभिप्राय है जितने भी देश हैं उसमें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आप उसकी जो ह्यूजनेस है, जो उसकी वास्टनेस है, उसका आप आइडिया लगा सकते हैं। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि भारत पूरे वर्ष में केवल एक ऐसा मात्र देश है जिसमें 6 की 6 फिजिकल फीचर्स आती हैं। हम ज्योग्राफी के सेकंड अध्याय में इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भारत में
भारत के मानचित्र में आप पाएंगे, फिजिकल मैप में, कि भारत के नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, थोड़ा नीचे आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, हमारे पास राजस्थान की तरफ डेजर्ट हैं, हमारे पास साउदर्न पार्ट में जितने भी मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद जिनको प्लेटू में पाए जाते हैं, जो एक फिजिकल फीचर है। उसके बाद हमारे पास कोस्टल लाइन है, कोस्टल एरिया है, हमारे पास आइलैंड भी हैं। तो इस पृथ्वी पर यही 6 तरह की फिजिकल फीचर्स पाई जाती हैं, और ये 6 की 6 फिजिकल फीचर्स भारत में हैं। यहाँ पर मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि जो संविधान बनाने वाले थे उनके सामने समस्या थी कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, विविधताओं भरा देश है, सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जोग्राफिकल जो सिचुएशन है, फिजिकल जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जो आदमी का कल्चर होता है, जो सोसाइटी का कल्चर होता है, वो जोग्राफिकल कंडीशन से इन्फ्लुएंस होता है। जो पहाड़ी लोग होते हैं उनका कल्चर कुछ और मिलेगा। कल्चर क्या होता है? वे ऑफ लिविंग, जिसमें कपड़े पहनने के ढंग, खाना खाने के तरीके, उनके ट्रेडिशंस, उनके कस्टम्स, उनकी रिलीजियस बिलीफ, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो कल्चर अलग अलग होगा। तो अलग अलग लोगों के लिए किस तरह से उनकी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान को बनाया जाए, ये समस्या भारत के संविधान निर्माताओं के सामने थी। डाइवर्स, देखिए आप, रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात हो, लैंग्वेज डाइवर्सिटी की बात हो, कास्टिज्म की बात हो, या हम कहें कि लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें क्या हैं? डाइवर्सिटी हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए, जोग्राफिकल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी की नीड्स को और सोसाइटी का जो बाइफर्केशन है रिलीजन के, भाषा के, धर्म के आधार पर, उनको ध्यान में रखते हुए संविधान बनाना था। तो इट वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, क्योंकि इन सब के लिए एक ही संविधान बनाना, क्योंकि देश का एक संविधान होता है, सभी लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसको फॉलो करना होता है। सभी लोग बिना किसी भेदभाव के संविधान के सामने सब समान होते हैं। लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, वेदर इट इज किंग और अ नॉर्मल सिटीजन। सेकेंड जो प्रॉब्लम आई थी, जो ब्रिटिशर्स थे, जब वो हमारे देश को छोड़ करके गए, तो हमारा जो देश था वो बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसमें से 600 प्रिंसली स्टेट भी थे, नवाबों का जिन पर नियंत्रण था। तो अंग्रेजी सरकार जब हमें छोड़ करके गई, भारत जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के चंगुल से बाहर निकला, तो हमारे सामने ये भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन सभी प्रिंसली स्टेट के सामने 3 चॉइसेस रख दी थी, ब्रॉडली 3, क्लासिफिकेशन में 2 ही आती हैं। या तो वो भारत के साथ रहें, या फिर जो हमारा पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है, या फिर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट भी रख सकते हैं। मीन्स स्टे विद इंडिया, you are totally free. Means this privilege, this choice was given to the more than 600 princely state, that it is totally dependent upon you. You can move to the Pakistan, you can remain with India, and you can remain independently. So these 3 choices were given to Indian princely state, and a very big step taken by, we should salute that fellow सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरा प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट को इंडियन पार्ट में, इंडिया में मिला लिया था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि किस तरह से उन प्रिंसली स्टेट को आप हमारे देश में मिलाया जाए कि वो हमारे संविधान को माने, और फिर उनकी जो नीड एंड रिक्वायरमेंट हैं, वो जो भारतवर्ष में सोचते हैं, उनके हिसाब से संविधान बनाया जाए। ये एक प्रॉब्लम सामने आई। और उसी दौरान जो भारत के इतिहास में विभत्स, क्रूअल जो पार्टीशन हुआ था, वो भी था कम्युनल बेसिस पर, हिंदू मुसलमान के, हिंदू इस्लाम के नाम पर हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान। और उस समय 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। तो ये एक त्रासदी थी, एक काला इतिहास का पन्ना है भारत के लिए। ये समस्या भी उस समय जूझ रहे थे। तो वहाँ से जो लोग आएंगे यहाँ रहेंगे, यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे, शिफ्ट होगा, कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में कि किस तरह का संविधान बनाया जाए कि जो वहाँ से आने वाले लोग हैं वो भी एकोमोडेट हो जाएं और यहाँ वाले लोगों के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इस तरह से इन 3 बड़ी समस्याओं का सामना
जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले लोग थे उनके सामने था, लेकिन उन्होंने बड़ा बेखूबी से निभाया। आगे हम लोग बात करेंगे किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, ओवरकम करते हुए उन्होंने एक सबसे बेहतरीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कि हम मालिक हैं, भारतवर्ष मालिक है और संविधान के अनुसार ही हमारा देश चलता है, संविधान सुप्रीम पावर है। तो we should remain thankful for those people who framed the constitution after even facing these problems. The next part is, yes, problems were there, but we were having certain advantages. हमारे पास कुछ लाभ के भी पॉइंट थे जिनकी वजह से हम लोग संविधान को फ्रेम कर पाए। हम का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। 1928 में 1928 में मोतीलाल नेहरू जी और उनके साथ 8 जो और कांग्रेस थे वो ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर चुके थे। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन 9वीं कक्षा के कंटेक्स्ट में केवल हम इतनी ही बात करेंगे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की टीम ने एक संविधान तैयार किया था। मतलब उन लोगों को संविधान बनाने का कुछ अनुभव प्राप्त था, ये एक एडवांटेज थी। 1930 में कांग्रेस का एक सेशन कराची में होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उन्होंने इस बात को उस समय भी डिस्कस किया था कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बने। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में एस्टेब्लिश हुई थी, देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी है, उस पार्टी ने हर वर्ष अपने सेशन किए और डिस्कशन किया कि भाई किस तरह से अंग्रेजों से कुछ डिमांड की जाए, अपनी बात को रखा जाए। इसलिए हर वर्ष सेशन हुआ करते थे, एक भी हो जाते थे, सभी लीडर्स वहाँ आकर के मिलते थे, 2 भी हो जाते थे। कराची का सेशन हुआ 1930 में, वहाँ पर बड़ा डिटेल में बात हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए, कौन बनाने वाले होने चाहिए, कितने प्रकार का होना चाहिए। तो ये अनुभव डिस्कशन का, नेगोशिएशन का, इम्प्लीमेंटेशन का, ये सारी की सारी चीज़ें पहले से भारत के पास मौजूद थी। इसके अलावा इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में, ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ फ्रेम हुआ था और यहाँ जो डिस्कशन होकर के, नेगोशिएशन होकर के जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, उन सभी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की हुई थी। मतलब सभी को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, देश के प्रत्येक नागरिक को फ्रीडम, इक्वालिटी जैसे राइट्स को दिया जाना चाहिए, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो कुछ इस तरह के प्रावधान ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंटेशन था, इस तरह की जो बातें थे, हम उनके बारे में जानते थे। ये हमारा एक प्लस पॉइंट था। इसके अलावा हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि किसी भी देश को रन करने के लिए राजनीतिक हमें संस्थाएं चाहिए जो हमारे लिए पॉलिसी बनाती हैं, जो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाती हैं, जो सिटीजन्स का नीड एंड रिक्वायरमेंट का ध्यान रखती हैं। तो इसी तरह के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे आज़ादी से पहले ही एस्टेब्लिश हो चुके थे, जिनका हमें लाभ मिला, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पर और हमें ये ऑलरेडी 1937 में इलेक्शन को हम फेस कर चुके थे। एक गवर्नमेंट फ्रेम कैसे होती है, भले ही इतने राइट उनके पास नहीं थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए और किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को रन किया जाए, उनके कार्य क्या होंगे, वो क्या क्या काम करेंगे। तो 1937 में दिस वाज द एक्सपीरियंस व्हिच इंडियन रिसीव्ड एंड इट वाज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट फॉर अस मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स। And one important act, as I told you, whether it's a democratic country or any other form of country, they need constitution. Although we were the colony of Britain, but still we were governed according to the constitution. That constitution, that rules were framed by the Britishers. ब्रिटिशर्स ने एक और 1935 में बहुत बड़ा कानून बनाया था जिसका नाम रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस एक्ट से भी हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाने वाले लोग थे, उनको यहाँ से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई। जो एक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, which was framed by the Britishers, that gave us a very big advantages to our constitutional framers. They have taken several things from this government of India act. So these are the two things, rather three things we have discussed. First, what we have discussed in early lecture, and second, before starting the framing of constitution, these problems faced by the
constitutional framer, and these were the advantages we were having with us. So, considered the problems, taken the advantages, our constitution was framed. We are proud of it. It is the world's largest written constitution. We will move further. We will discuss more things about our constitution, that is, इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद और जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनका एडवांटेज लेते हुए हमारे संविधान बनाने वाले जो थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर जो थे, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया, सबसे पहले हमारे सामने ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे वो कौन थे, उनका चुनाव किस तरह से हुआ। देखिए, वो हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे। हमारे देश में 1946 में एक इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में जो लोग रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आए थे, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसमें 389 मेंबर्स थे। अलग अलग जगह से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, कॉन्स्टिट्यूशनल के जानने वाले महिलाओं को, अलग अलग ट्राइब को, अलग अलग धर्म के लोगों को उसमें लिया गया, ताकि सभी लोग अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकें, अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात रख सकें, संपूर्ण देश के इंटरेस्ट की बात को रख सकें। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 389 मेंबर्स थे। आप देखेंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, उसमें से 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे आउट ऑफ 389 जो टोटल मेंबर्स थे, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 208 थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एब्रिविएशन लिखा है, आप लिख सकते हैं, जो मुस्लिम लीग थी उनके 73 मेंबर्स को लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स की मैंने अभी बात की थी कि हमारे यहाँ 600 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थे, उनको भी असेंबली में इंक्लूड किया गया ताकि वो अपने एरिया की, अपने इलाके की बात को रख सकें, 93। उसके अलावा भी 15 लोग और थे। ये सारे मिलकर के 389 मेंबर्स इकट्ठा हुए। इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। आपको एक और बात जान लेनी चाहिए, जब भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत के 2 हिस्से हो गए थे 1947 में, तो बहुत सारे मेंबर्स भारत से पाकिस्तान चले गए थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो संख्या थी वो 299 रह गई थी। लेकिन ये बाद की बात थी। एक सवाल आता है, जब भी आप कंपटीशन को फेस करेंगे, 9th क्लास के लेवल से तो है ही, लेकिन जब आप कंपटीशन फेस करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सी पार्टी के कितने लोग थे और पार्टीशन के बाद कितने मेंबर्स पाकिस्तान चले गए। आप देखेंगे 90 करीबन मेंबर्स जो है पाकिस्तान चले गए और इंडिया में 299 रह गए। लेकिन उससे पहले संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। संविधान जो बनाया गया उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ये भी एक सवाल बनता है, जैसे हमें मालूम है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन आपको यह भी जान लेना चाहिए जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी तौर पर प्रेसिडेंट बनाया गया था केवल 2 दिन के लिए, और 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एक और कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके अलावा जो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना समय लगा। ये पहली मीटिंग मैंने बताई थी 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में, लेकिन उसके बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगातार काम किया। 165 सेशन हुए, अक्षर अक्षर डिस्कस हुआ, न्यूज़पेपर्स में आया, तब जा करके हमें वो संविधान मिला। करीबन इसमें 165 दिन का मीटिंग हुई, 11 सेशन लगे, पूरे के पूरा इंडिया को, भारत को इन्वॉल्व किया गया, प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक जाति के
इवन महिलाओं को उसमें सम्मिलित किया गया और ये सारा काम किया। इस सारे काम के अंदर उन्होंने क्या किया, जो हेल्प ली संविधान को बनाने के लिए, जो असिस्टेंस लिया, सहायता ली, उसके लिए उन्होंने करीबन 60 देशों के संविधान को विस्तार पूर्वक पढ़ा। क्योंकि हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, उससे पहले यूरोप के, अमेरिकन कंटिनेंट के ये सारे के सारे लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी ड्राफ्ट कर चुके थे। तो हमारे सामने एक चैलेंज था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से तैयार करें कि उनसे बेहतर हो और हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको डेमोक्रेटिक कंट्री का भरपूर लाभ मिले। इसलिए ये प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक चली और 26 नवंबर 1949, दिस यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस डेट, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो चुका था। एंड अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाई देन 26 जनवरी वी आर सेलिब्रेटिंग एज द रिपब्लिक डे। इसके पीछे एक हिस्ट्री है, आप जानने का प्रयास करें। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को एनफोर्स कर दिया गया था, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो चुका था। और प्रियम्बल में जो एक्सेप्टेंस है उसकी डेट भी यही लिखी हुई है। हम प्रियम्बल के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। तो 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटेड देयर वर्क, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी बट इट वॉज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। इसके पीछे एक स्टोरी है, आप देखेंगे। जो भारत है उस समय पाकिस्तान एक हुआ करता था, यहाँ लाहौर रावी रिवर है, जैसे मैंने बताया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे। तो रावी रिवर के नज़दीक लाहौर में एक कांग्रेस का सेशन हुआ 1929 दिसंबर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो वो जो सेशन हुआ था उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज दिवस। उसके लिए डेट मुकर्रर की गई और जो डेट मुकर्रर की गई वो डेट थी 26 जनवरी 1930। ये प्रॉमिस किया गया वहां पर, ये ओथ ली गई कि आने वाले प्रत्येक वर्ष में 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस को सेलिब्रेट किया करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। तो उस दिन को जब हमने पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, सेलिब्रेट किया था, इस डे को ऑनर देने के लिए हम लोगों ने हमारे संविधान को, जो 26 नवंबर 1949 को बन करके लागू हो चुका था, लेकिन कुछ समय के लिए उसको रोका गया और उसको एनफोर्स किया गया, भारत के लिए लागू किया गया 26 जनवरी 1950। It is very much clear, although the constitution was ready on 26 1949, but why it was forced on 26 January 1950? There is a story behind this. At Lahore, near Ravi River, a Congress session was held under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, under the presidentship of Pandit Jawaharlal Nehru. And in that session, oath was taken that in coming 26 January 1930, we will celebrate the complete Independence Day. This was the importance, that's why our constitution was enforced on 26 January 1950. ये जो काम हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम किया, उसके लिए आपको जान करके ताज्जुब होगा, हमने 60 से ज़्यादा देशों के संविधान को पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए जो कानून बना रखे थे इंडिया को गवर्न करने के लिए, जिसमें से मुख्य था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसको भी स्टडी किया गया, इन सब को स्टडी किया गया। और जो जिस देश में जो अच्छी बातें थी संविधान के दृष्टिकोण से, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उन सभी बातों को ले लिया। जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ से हमने 3 आइडियल्स लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो हमारे संविधान की मुख्य बात है कि सभी को लिबर्टी होनी चाहिए, सभी को फ्रीडम होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। ये बातें हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल से अडॉप्ट किया।
उसके बाद ब्रिटेन से हमने हेल्प ली, और जो पार्लियामेंट सिस्टम हम आज देखते हैं, जो हमारा बिकामिरल सिस्टम है, लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस, ये सारा सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, जो आज हमारे देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, वो प्रोविज़न हमने अमेरिका के कानून से पढ़ कर के वहाँ से अडॉप्ट किया। उसके अलावा जर्मनी में एक प्रोविज़न था इमरजेंसी का कि कोई भी इन्वेडर हो, कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, बाहर से हमारे देश पर कोई आक्रमण कर दे, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तो प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो इमरजेंसी को एनफोर्स कर सकता है। आर्टिकल 352, 356, 360 इनके तहत। तो ये जो इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो हमने जर्मनी से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से, इससे पहले वाले अध्याय में हमने कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पढ़ा था कि भारत नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पर 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसका प्रोविज़न हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया। हमारे जो संविधान को बनाने वाले थे उनको ये मालूम था कि आने वाले समय में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिचुएशंस चेंज होंगी, उनके अनुसार कानूनों में बदलाव लाया जाएगा। तो एक प्रोविज़न वहाँ पर डाला गया अमेंडमेंट का, बदलाव का। बदलती परिस्थितियों के अनुसार संविधान में बदलाव लाने का जो प्रोविज़न है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया। उसके बाद कनाडा से फेडरल सिस्टम मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, equal distribution of power. This system we have taken from Canada. So you can say few things I have told you. इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने दूसरे देशों के संविधान को पढ़ करके वहाँ से लिया है, और तभी जा करके हमारे पास आज देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हमारे देश की जो सबसे बड़ी पावर है वो संविधान है। सरकार को भी संविधान के अनुसार चलना पड़ता है, नागरिकों को जो राइट्स दिए गए हैं वो भी संविधान के अनुसार दिया गया है। तो ये हमारा पॉइंट है कि फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन द कंटेंट, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली was framed, how they worked, how long they worked. More than 64 lakh rupees were spent at that time. So this is about Constituent Assembly, how it was formed through indirect elections. From which party, how many members were there, after partition how many members remain in our country, and how they work, who was the president, first president, permanent president, drafting committee, how much time it has been taken, how much session was held। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे। इसके बाद जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट Now this is the most important part of the constitution, preamble, प्रस्तावना। जो हमारा संविधान है उसकी जो शुरुआत होती है, जो उसका पहला पृष्ठ है, पहला पेज है, उसको प्रस्तावना कहा जाता है, preamble कहा जाता है। Preamble, you can say it is a brief introductory statement of the constitution. Introductory statement, what it's mean? It provides the complete introduction, although in very few words, but if you will read deeply, try to understand the key words which has been given in the preamble, you will find that this really guide and explain the intent of the constitution, where the concern of the importance of it clearly explain purpose, why the constitution has been prepared, objective, what is the reason behind it, what is the aim of preparation of the constitution, and clearly it can say guideline. It provides the guideline, means after reading the very first page of preamble we can understand what actually were in the mind of the constitutional framers, what they wanted to do, which kind of constitution they want to prepare, and considered rightly the key to constitution। इन सभी बातों का क्या मतलब है कि जो प्रियम्बल है, जो पहला पृष्ठ है, जो कुछ शुरुआत इस तरह से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया
having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all the citizens like this justice, three kind of justice, then equality. What kind of equality? Dignity और fraternity. What it's mean कि इसको पढ़ने के बाद ये बिल्कुल क्लियर कट हो जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरह से फ्रेम किया गया है। देखेंगे एक एक करके, इसके प्रत्येक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स हम अपनी बात कर रहे हैं। द सिटीजन ऑफ द कंट्री, जितने भी आज हम लोग हैं, उस समय जितने लोग थे, उन सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व, कि हमने ये प्रॉमिस किया है कि सोवर्जन, एक वर्ड है सोवर्जन। सोवर्जन का मतलब होता है कि जो बाह्य कोई भी ताकत है वो हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। नो एनी अदर एक्सटर्नल पावर कैन इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर्स, मीन्स वी आर टोटली फ्री, वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आवर डिसीजन, we are independent to form the policies as per to our requirement. No one can pressurize us to mold our way, mold our ideology about our country. Socialist, what it's mean? In the society, everybody should be considered equally. That is socialist. Secular, a complete description will be given afterwards, but in brief, what we mean by secular. Secular means India as a country do not have its own state religion, जिस तरह से दूसरे देशों के हैं। पाकिस्तान का इस्लाम है, इंग्लैंड का क्रिश्चियनिटी है, श्रीलंका का बौद्धिज्म है। इस तरह से कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। हम भारत में संविधान के द्वारा सभी धर्मों को समान मानते हैं। वी आर फ्री टू प्रोफेस, प्रोपगेट ऑल द रिलीजन, प्रैक्टिस इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। Nobody can be discriminated. That is secularism. So secular means when all the religions are treated equally through constitution without any discrimination. Democratic, we have discussed in detail what we mean by democratic, in which the rulers are elected by the citizen of the country. Republic, it's mean जो हमारे राजा होंगे, रूलर होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनका बेस जो है हेरिडिटी नहीं होगा, आनुवांशिकी नहीं होगा, जैसे मोनार्की में होता है, राजा का बेटा राजा होता है। लेकिन यहाँ पर जो देश की जनता जिसको चुन करके भेजेगी वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा। जिनको हम वोट डालेंगे वही हमारे लिए पॉलिसी फ्रेम करेंगे, वही हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। सी सोवर्जन, वी आर फ्री टू take our internal decision, no external power can interfere. Socialist, no discrimination will take place, equal distribution of resources. Secular, every religion will be treated equally in front of law of land. Democratic, rulers are elected by the citizens. Republic, the representatives will not be on the base of heredity, they will be elected by the citizen of the country. Justice, न्याय मिलेगा। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, देखिए सोशल राइट का क्या मतलब है। सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, उन सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनको प्रॉपर न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। एवरीबडी इज इक्वल, नोबडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, क्रीड एटसेट्रा। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सभी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इक्वल प्रोवाइड की जाएंगी। पॉलिटिकल, सभी को वोट डालने का अधिकार होगा, वन वोट वन वैल्यू होगा, सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की आज़ादी होगी। ये होता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इक्वालिटी, everybody is equal in front of constitution, law, whether it is the ruler or representative or a citizen. Status and opportunity, everybody will get the equal opportunity. Equally means no privilege, no benefit
by birth advantage will not be given to anybody. Equal opportunity will be given to all. Fraternity means all people will live together without any clashes, without any war, without any problems. Dignity, nobody will attack on the dignity of other. Everybody status will be taken care of. Integrity, कहने का क्या मतलब है, ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो गाइड करती है, एक्सप्लेन करती है, जो इंटेंट है, इंटेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यू कैन राइट व्हाट यू मीन बाय प्रियम्बल. सेकेंड वन इज व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, गाइडलाइन, etc. You can define these 3 points when you will discuss about the importance. These are the key words given in the preamble. You should be able to define. Question can be like this: what do you mean by sovereign? What do you mean by secular? Democracy, justice, political justice क्या होता है, economic justice क्या होता है. कहने का क्या अभिप्राय है, जो प्रियम्बल है उस स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे, उसके लास्ट में लिखा भी हुआ है कि हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं 26 नवंबर 1949 को. इट इज़ गिवन इन योर बुक, रीड इट. इट स्टार्ट फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड्स विद 26 नवंबर 1949. उस स्टेटमेंट के अंदर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है. मैक्सिमम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने किया व्हाट वी मीन बाय प्रियम्बल, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, एक्सप्लेनेशन ऑफ द की फीचर्स गिवन इन द प्रियम्बल. जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें क्या डिफाइन किया हुआ है कि किन किन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम किया. कुछ चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था. कुछ लोगों ने तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रह करके काम किया, कुछ लोगों ने बाहर से किया. जैसे महात्मा गांधी जी ने बुक लिखी थी यंग इंडिया, उसमें उन्होंने क्लियर किया था हमें किस प्रकार का संविधान चाहिए. उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, इस तरह से बहुत सारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी. सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री. इसके अलावा अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो मुस्लिम लीग की थी उनको कंडेम किया था. इस तरह से हर धर्म के, हर तबके के, हर स्तर के लोगों ने काम किया है. एक एक व्यक्ति का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है. आप उसको पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि किन किन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, देश के लिए क्या क्या काम किया है. तो ये आपका चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. हमने ये शुरू किया था कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के साथ, नीड, रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अपार्थीड, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, हाउ द पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड. द लिंक आई विल गिव यू in the description as well as above. You can see the first lecture. Then we have discussed about the Indian Constitution, कि हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या एडवांटेजेस थी, वो हमने बात किया. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, जो फ्रेमिंग होने में जो चीज़ें हुई थी वो सारी हमने पढ़ी. किन किन लोगों का योगदान रहा, कितना समय लगा, कितने व्यक्ति थे, कौन कौन सी पार्टी से कितने लोग थे, उनका इलेक्शन किस तरह से हुआ, ये सारा हमने पढ़ा. उसके बाद हमने प्रियम्बल के बारे में डिटेल से चर्चा की है और जो लोग प्रियम्बल में दिए हुए प्रत्येक शब्द की हमने व्याख्या की है. उसके अलावा जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के लिए काम किया वो हमने किया है. ये आपका कंप्लीट चैप्टर है. आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों के ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके लिख सकते हैं. मैं डेली उनको रीड करता हूं, जितना संभव हो सकता है उनका जवाब देता हूं. आप लोगों का भी जवाब दिया जाएगा. तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार.